अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन। हिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 एनवायरनमेंट केमिस्ट्री में जो आज हमारा टॉपिक है वो ग्लोबल वार्मिंग को अटेंड करने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अर्थ है, अर्थ से डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जैसे CO2 और CH4 और वाटर वेपर्स, और मोस्ट कॉमन जो है वो और मोस्ट डेंजरस जो है वो CFC। ये तमाम गैसेस जब ज़मीन पे प्रोड्यूस होती हैं तो ये एनवायरनमेंट में जाके एक लेयर बना लेती है जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस। अब ये ग्रीन हाउस का काम क्या है कि ये हीट को तो यानी सूरज की रोशनी को अंदर तो आने देता है, लेकिन जब ये सूरज की रोशनी जो है दोबारा ज़मीन से टकरा कर वापस जाती है तो इनको वापस नहीं जाने देता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सूरज की रोशनी आ रही है तो ये ज़मीन से टकरा कर दोबारा वापस जाना चाहती है मतलब एटमॉस्फेयर में, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस इसको दोबारा वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से ये हीट यहीं ट्रैप होकर रह जाती है आपके एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। और इस टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से हम इसे कहते हैं कि ये पूरा ग्लोब में और पूरे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या, द वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज़ ड्यू टू आर इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। यानी हम जो गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसके इंक्रीज़ होने की वजह से हीट बढ़ रही है, आपके ग्लोब या आपके अर्थ का टेम्परेचर राइज अप हो रहा है। जब उसका टेम्परेचर राइज अप हो रहा है तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके अर्थ का भी टेम्परेचर राइज हो रहा है और ये एक पूरा सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसके इफ़ेक्ट्स के हैं, अगर टेम्परेचर ज़मीन पर इंक्रीज़ होगा तो इसका पहला जो इफ़ेक्ट ये है कि जो टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। इसका जो दूसरा फैक्ट है कि द अर्थ क्लाइमेट में चेंज इफेक्टिंग बोथ वेयर देयर इज रेनफॉल एंड हाउ मच इज ऑफ इट, दिस कुड कॉज बोथ इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्लडिंग इन सम रीजन्स एंड ड्राउट इन अदर रीजन्स। इसके अलावा अगर अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जहाँ बारिशें वगैरह होती हैं वहाँ बारिशें भी ज़्यादा होंगी, और जहाँ कैद और जहाँ पे मतलब ड्राउट की सिचुएशन होगी, जहाँ पे क्या है मतलब पानी की कमी होगी, तो वहाँ वो पानी की कमी भी सिचुएशन जो वो ज़्यादा होती जाएगी, और जहाँ रेनफॉल की सिचुएशन होगी वहाँ रेनफॉल ज़्यादा होगी, इसकी वजह से फ्लड वगैरह कॉज होगी। इट्स कॉज फ्लड एंड ड्राउट सिचुएशन। एंड द नेक्स्ट वन इज़ के पोलर आइस में मेल्ट एंड कॉज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सी लेवल्स। आपको पता है पोलर आइस जो बर्फ़ानी तोदे होते हैं वो हीट के मिलने से या सूरज की रोशनी जब तेज़ होती है, हीट ज़्यादा होती है नेचर में, तो वो पिघलते हैं। पिघलने की वजह से क्या हो कि वो इंक्रीज़ इन सी लेवल, यानी सतह समुद्र में पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ इन सी लेवल। और इसका जो चौथा फैक्ट है वो ये है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, जिससे इंसानी ज़िंदगी पर क्या होगा, इसका असर पड़ेगा। एटमॉस्फेयर बिकम्स हॉट। उसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एसिड रेन है। हमें मालूम है कि एसिड रेन क्या होती है, तेज़ाबी बारिश होती है। इन्वायरमेंट में हमें मालूम है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड मौजूद है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मौजूद है और नाइट्रोजन मौजूद है। तो एसिडिक रेन जो है वो आर सैचुरेटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, इट pH 5.6। और जब ये फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हम चलाते हैं तो इन्वायरमेंट में डिफरेंट आपकी गैसेस प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट में आपका प्रोड्यूस हो रहा है सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, नेचर में ऑक्सीजन मौजूद है, वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोड्यूस कर देगा, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जो हवा में या नेचर में वाटर एटमॉस्फेयर में मौजूद होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बना देगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड कॉज करता है एसिड रेन। उसके अलावा आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं नेचर में डिफरेंट गैसेस के ज़रिए। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये प्रोड्यूस करता है HNO3। तो ये दो एसिड आपके बन गए, एक H2SO4 और एक HNO3। तो दोनों क्या कॉज करेंगे, आपकी एसिड रेन कॉज करेंगे। और एसिड रेन को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि ऐसी मतलब रेन जिसकी pH जो होगी वो तकरीबन 5.6 होगी, यानी एसिड रेन इज़ डिफाइंड एज द रेन हैविंग pH मतलब लेस दैन 5.6, यानी इसकी pH जो होगी वो 5.6 से क्या होगी, लेस दैन होगी, इक्वल नहीं होगी। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि अगर एसिड रेन होती है नेचर में तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी असरात क्या हैं। फर्स्ट तो ये है कि एसिड रेन में ऑफन फॉल किलोमीटर अवे फ्रॉम द सोर्सेज, एसिड रेन करोड्स मेटल।
स्टोन बिल्डिंग्स एंड स्टैचूज़। आपको पता है जो बड़े बड़े मकबरे हैं या बड़े बड़े जो स्टैचूज़ हैं डिफरेंट, जैसे मीनार पाकिस्तान है, आईफा टावर है, और डिफरेंट जो भी हैं, मतलब पेरिस में भी एक टावर है, आई डोंट नो उसका नाम क्या, लेकिन है एक टावर। तो वो तमाम जो उस पर मेटल्स का काम किया जाता है, स्टोन्स का काम किया जाता है। जब एसिड रेन उन पर पड़ेगी तो वो उस मेटल्स और स्टोन्स को क्या करेगी, इफ़ेक्ट करेगी। तो हम क्या लिखेंगे, क्रोड्स मेटल stone buildings and statues, building and statues। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड ईट्स अवे मेटल्स टू फॉर्म सोलेबल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन। उसके अलावा मार्बल बिल्डिंग्स एंड स्टैचूज आर डिसइंटीग्रेटेड बाय एसिड रेन। उसके बाद दोबारा वही पॉइंट बता रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, जितने मार्बल बिल्डिंग्स बड़े बड़े स्टैचूज़ होते हैं उनको में मतलब वो उसके मेटल्स को खा जाता है, उसके मेटल्स को जंग लगाता है, जिसकी वजह से उसकी मेटल जो बुरबुरी हो जाती है और वो जो भी स्टोन से स्टैचू होता है वो डैमेज हो जाता है। आगे एसिड रेन आल्सो किल्स फिश एंड डिस्ट्रॉयज ट्रीज। आपको पता है कि इट किल्स फिश एंड डिस्ट्रॉय ट्रीज। उसके बाद लेक्स एंड रिवर्स में बिकम टू एसिडिक फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। और उसके अलावा जो आपका समुंदर या दरिया वगैरह होते हैं उनकी पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ना तो इतनी एसिडिक सिचुएशन में एग्जिस्ट करते हैं, ना इतनी बेसिक सिचुएशन में एग्जिस्ट करते हैं, वो नॉर्मल सिचुएशन में एग्जिस्ट करते हैं।